नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल एंड बिहेवियर के बायोलॉजिकल बिहेवियर क्या होता है, तो उसको हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा बिहेवियर साइकोलॉजी का सेकंड यूनिट है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल बिहेवियर क्या होता है और उसमें हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर करते हैं। तो ओवरऑल हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल बिहेवियर किससे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव। तो इसमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है वो है डिस्कस बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर के किस तरीके से बायोलॉजी आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करती है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि डिस्कस हाउ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ द बिहेवियर के एनवायरनमेंट और हेरिडिटी किस तरीके से हमारा जो बिहेवियर डेवलप करती है, तो उसको हम देखेंगे। उसके अलावा डिस्कस करते हैं रिसर्च मेथड्स इन द बिहेवियर कि किस तरीके से जो रिसर्च के कुछ ऐसे मेथड्स देखते हैं जिसमें हम जेनेटिकल रिसर्च करते हैं, तो उसमें हमें बिहेवियर का पता चलता है कि किस तरीके से जीन का चेंज होने के हिसाब से किस तरीके से एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन में हेरिडिटी में वो बिहेवियर किस तरीके से आता है और एनवायरनमेंट उनसे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ओवरऑल हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि नर्चर और नेचर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, वन ऑफ द मेजर इन दोनों के बीच में क्या है कि एक मेजर डिबेट होता है कि साइकोलॉजिकली हैज अ लॉन्ग सेंटर्ड ओवर द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन के नेचर ने क्या दिया है, साइकोलॉजिकल हम देखते हैं तो, और नर्चर ने क्या दिया है। तो इन दोनों के बीच में क्या है कि मोस्टली डिबेट होता है कि हम किस तरीके से देखते हैं कि नर्चर हमें क्या दे रहा है और नेचर हमें क्या दे रहा है। ठीक है, those who take up the nurture side of the debates are suggest that the environmental जो nurture side पे जो डिबेट होता है उसको हम क्या कहते हैं कि environment that play the greatest role in the spreading behavior। आपकी जो भी बिहेवियर है जिस तरीके का, ठीक है, वो एक मेजरली जो रोल पे हमारे करता है, ठीक है, रोल प्ले करता है, वो हमारी इन्वायरमेंट करती है जिससे हमारा नर्चर बनता है कि हम इस नर्चर के हैं। ठीक है, वो ओवरऑल रोल कौन प्ले करता है, वो हमारी इन्वायरमेंट रोल प्ले करती है। द बायोलॉजिकल परसेप्ट्रेंट्स टू द स्ट्रेस इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचर्स। और बायोलॉजिकल जो भी परसेप्शंस या फिर ट्रेंड्स होते हैं, बायोलॉजिकल जो भी हमें चीजें मिली हुई होती है उससे हम क्या कहते हैं, नेचर की इम्पोर्टेंस हम देखते हैं। ओवरऑल इसमें क्या है कि नर्चर और नेचर में यही डिफरेंस है कि एक वो चीज जो हमें इन्वायरमेंट से मिले नर्चर के, नेचर जो हमें बायोलॉजिकल हमारी फैमिली से हेरिडिटी से मिलती है उसको हम क्या कहेंगे, नेचर। अगर हमें सिंपली देखना है कि नेचर क्या है और नर्चर क्या है, तो नेचर इज द जेनेटिकल बायोलॉजिकल जो भी हमें बोर्न जो बर्थ के टाइम मिलता है वो क्या है, वो हमारा एक नेचर है। ठीक है, जिसमें जेनेटिकल जो भी डिजीज हो, चाहे वो बायोलॉजिकली जो फीचर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनसे मिलते हैं। ठीक, बाकी जो नर्चर है वो हमें एनवायरमेंट एक्सपीरियंस से मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जैसे इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उस हिसाब से हम, चाहे वो हमारे हेल्थ के रिलेटेड हो, चाहे हमारी जो लाइफ स्पेंडिंग है उसके रिलेटेड हो, ओवरऑल हमारा बिहेवियर हो, तो वो सब डिपेंड किस पे करता है, हमारी सराउंडिंग, हमारी एनवायरमेंट और हमारे जो बिहेवियर जो जाहिर करता है वो हमारी एनवायरमेंट को ही जाहिर करता है। और उसके अलावा जो बायोलॉजिकल फीचर्स होते हैं या फिर डिजीज हो गई, कोई बायोलॉजिकल फीचर्स हो गए, कोई बायोलॉजिकल एक्शन हो गया, कुछ चीजें होती हैं जिसमें IQ भी आ जाता है, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, एज अ फैमिली से मिलती है, जिनको हम क्या कहेंगे, नेचर। ठीक है, इन दोनों में बेसिक यही डिफरेंस है कि वहां से हमें क्या मिलता है कि एक सिंपल वे में हम देखते हैं कि थिंक करते हैं तो नेचर में हमें मिलता है जीन्स और नर्चर में हमें मिलता है अपब्रिंग, जो नई चीजें हम सीखते हैं हमारी सराउंडिंग से, वो सारी चीजें हमें मिलती है। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर के किस तरीके से जो बायोलॉजी है वो आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करती है या फिर चेंज करती है। द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी प्रोसेस दैट प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन द साइकोलॉजी सेंस द अर्लीस्ट बिगिनिंग्स। जो भी सेंस होते हैं अर्लीस्ट बिगिनिंग में होते हैं वो हमारे क्या है कि वो हमारी बायोलॉजिकल चीजें आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटा बच्चा है ना, जो इन्वायरमेंट है उसका तो उस पे इफेक्ट होगा ही। अगर वो इन्वायरमेंट पे भी नहीं है, बहुत ही छोटा है, उस पे कोई इन्वायरमेंट इफेक्ट नहीं कर रही है, उसमें क्या है कि बायोलॉजिकली उसका जो बिहेवियर होगा बायोलॉजिकली आएगा, जिसके
जिस तरह से जिस पेरेंट्स का जो बिहेवियर होता है वो उसमें भी आएगा, चाहे उसको एनवायरनमेंट इफेक्ट करे या ना करे तो भी ये स्टार्टिंग में आ जाता है। इट वाज चार्ल्स डाउन इज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द इवोल्यूशंस इन द जेनेटिक रोल प्ले एंड बिहेवियर। जो भी आइडियाज हैं वो क्या है कि जेनेटिकल रोल प्ले करते हैं बिहेवियर को दिखाने में, कि जो भी आप सोच रहे हो वो सारी चीजें क्या है कि एक जेनेटिकल प्ले करती है रोल एक ह्यूमन बिहेवियर को, कि उसमें क्या क्या जीन में ऐसी चीजें हैं जो आपका बिहेवियर दिखा रही है। उसके अलावा नेचर सिलेक्शन इन्फ्लुएंस वेदरिंग सर्टेन बिहेवियर। तो हमारा नेचर है वो क्या करता है कि वेदर करता है कुछ सर्टेन बिहेवियर, उनका पैटर्न जो भी होते हैं द पास डाउन इन फ्यूचर जनरेशन। जो भी ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं चाहे वो बिहेवियर रिलेटेड हो, वो हमारे क्या है कि अगर हमारी जो जनरेशन टू जनरेशन अगर हमारा जो बिहेवियर है, हमारा टॉकिंग पावर है, या फिर हमारी जो भी कॉन्फिडेंस है, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें, या फिर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीजें क्या है कि एक बिहेवियर, हम कहते हैं बिहेवियर चेंज इन द जेनेटिक। ये सारी चीजें जीन से चेंज होके आई है और हमें एक एनवायरनमेंट में हम उस चीज को दे रहे हैं अपने बिहेवियर के साथ। अगर कोई बच्चा कॉन्फिडेंस है तो हमें क्या है कि हमें पता होगा कि उसकी फैमिली भी ऐसी ही होगी, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो रिलेट किससे करता है, फैमिली से करता है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि फ्यूचर जो जनरेशन है पैटर्न क्या है कि चलता आ रहा है कि एक चीज अगर किसी पर्सन में है, ठीक है, उसकी जो भी फ्यूचर जनरेशन होगी, चाहे वो बिहेवियर हो चाहे बायोलॉजिकल अपीयरेंस हो, उसमें वो चीज दिखाई देती है। उसके बाद है बिहेवियर दैट एड्स इन द सेवरल आर more like to be a passed down well they are proved dangerous or less they are inheritity। जो भी चीजें होती है चाहे वो डेंजरस हो, कुछ डिजीज होती हैं, चाहे वो एक अच्छे फीचर्स हो, बॉडीली अपीयरेंस हो, चाहे वो कोई भी ऐसा बिहेवियर हो जिसमें किन फैमिली में क्या होता है कि उनमें हम कहते हैं ना कि यहाँ का ये एक फैमिली टू फैमिली यही चल रहा है कि एक आईक्यू लेवल अच्छा है, उनका बिहेवियर अच्छा है, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा है, उसके अलावा उनकी बॉडी की जो अपीयरेंस है उसमें चाहे आइज हो गए, हेयर कलर हो गया, या फिर कुछ और चीजें होती हैं बायोलॉजिकल, हम देखते हैं कि वो उसको अपनी फैमिली से मिली हुई है। उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि उसकी जो हाइट वेट जो होता है वो भी ऐसा फैमिली से मिला हुआ होता है। तो ये सारी चीजें, और उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो हम क्या सबसे पहले हिस्ट्री क्या लेते हैं कि इसकी फैमिली में किसी को है, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, या फिर कोई और डिजीज हो, तो वो क्या है कि फैमिली टू फैमिली आती है। तो इस तरीके से जो बायोलॉजी है वो हमारे बिहेवियर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, इसके अलावा हमारे ओवरऑल जो भी फीचर्स होते हैं वो भी उनपे क्या क्या इफेक्ट करती है। इसके अलावा बात करते हैं बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर बेसिस ऑन द अजम्पशन के। कुछ ऐसे अजम्पशन होते हैं जिनमें हमें पता चलता है कि इसका जो बिहेवियर किस तरीके से इसकी फैमिली से है, ठीक है। साइकोलॉजिकली कुछ चीजें होती है, उसके इमोशंस हो गए, फीलिंग हो गई, पावर ऑफ टॉकिंग हो गया, ये सारी चीजें। उसके अलावा फिजिकल अपीयरेंस में मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चीज होती है जिसमें फिजिकल स्ट्रक्चर डिटरमाइन बिहेवियर एंड पोटेंशियल। हमें क्या है कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस से पता चलता है कि किस तरीके से उसका पोटेंशियल कितना है, उसके अलावा उसका बिहेवियर जो भी डिटरमाइन करते हैं ना, ये एक प्रोसेस होता है में हमें पता चलता है बिहेवियर उसका पोटेंशियल कितना है। तो ये फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है, ये एक फैमिली से हमें मिलती है। उसके अलावा फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस कैन अल्टर द मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो भी इंटरवेंशन होती है वो क्या करती है, अल्टर्ड करती है एक बिहेवियर को। तो वो भी हमें क्या है कि मेंटल प्रोसेस को वो अल्टर्ड करती है कि अगर हमारे जो भी फिजिकली हम साइकोलॉजिकली हमारी फैमिली पे गए तो वो सारी चीजें हमें क्या है अल्टर्ड करती है हमारे मेंटल प्रोसेस और उसके बिहेवियर को। रूट and cause of the abnormalities and disorders lie to the biological requiring and medical intervention। ऐसे रूट्स होते हैं या फिर एबनॉर्मलिटीज होती है, मैंने आपको जिस तरीके से बता दिया है। अगर किसी फैमिली में थैलेसीमिया है, वो जनरेशन टू जनरेशन अगर हम कह रहे हैं कजन मैरिज कर रहे हैं, तो वो जो भी डिजीज है वो क्या है कि नेक्स्ट जनरेशन में वो चली जाती है एबनॉर्मलिटी। ये क्या है कि ये एक मेडिकली इंटरवेंशन हम करते हैं जो ज्यादा इफेक्ट करता है और जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता जाता है। के अलावा बात करते हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड इन, जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट में किस तरीके से इंटरेस्टेड होते हैं वो सारी चीजें हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात कर रही है कि एनालाइजिंग हाउ ट्रॉमा टू द ब्रेन इन्फ्लुएंस बिहेवियर। एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से जो ट्रॉमा है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे बिहेवियर को और हमारे जो ब्रेन
ट्रॉमा है वो किस तरीके से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस डिजेनरेटिव डिजीज, जो ब्रेन की डिजीज है वो किस तरीके से डिजेनरेट हो रही है, इम्पैक्ट किस तरीके से कर रही है लोगों में। और उसके अलावा एक्सप्लोरिंग हाउ जेनेटिकल फैक्टर्स सच थिंग्स आर एग्रेशंस के कुछ ऐसी चीजें और एग्रेशन किस तरीके से जेनेटिकली वो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, और उसको हम देखते हैं। उसके अलावा स्टडी करते हैं जेनेटिकल एंड ब्रेन डैमेज आर लिंक्ड टू द मेंटल डिसऑर्डर्स। तो स्टडी करते हैं हाउ जेनेटिकल एंड ब्रेन्स के किस तरीके से जेनेटिक जीन्स और आपका ब्रेन डैमेज आर लिंक्ड, वो किस तरीके से लिंक्ड है मेडिकल जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स है उसके लिए। ठीक है, एक जेनेटिकल हो, उसके अलावा आपके जो भी स्टडी करते हैं जीन और एक ब्रेन डैमेज है, उन दोनों में फिर बायोलॉजिकली या फिर हम देखते हैं मेंटल प्रोसेस उसका कितना है। इसके अलावा मेंटल डिसऑर्डर को देखते हैं। उसके अलावा असेसिंग द डिफरेंट एंड सिमिलर ट्विन्स टू द डिटरमाइन व्हिच कैरेक्टर इज टायर्ड to the generation genetical and which are linked environmental factor। और उसके अलावा ट्विंस में देखते हैं कि कौन से फैक्टर जेनेटिकली जीन से आए हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या है एनवायरनमेंट से है, तो वो चीजें हम क्या करेंगे लिंक्ड करेंगे, इंटरकनेक्टेड करेंगे इन चीजों को। करते हैं कि थ्योरीज इन द बायोलॉजिकल मॉडल के कौन कौन सी थ्योरीज है जो बायोलॉजिकल मॉडल पे बेस्ड करती है, बेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम बायोकेमिकल थ्योरीज की बात करते हैं। उसमें क्या है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टेन केमिकल कि कम मिकदार में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिनको अगर हम कहते हैं कि मौजूद होते हैं ऐसे केमिकल्स जो क्या करते हैं हमारे बिहेवियर को प्रूव करते हैं और प्रोफाउंड करते हैं। ये सारी चीजें क्या है कि रिसर्च बेस पे है। ऐसे केमिकल फॉर एग्जांपल डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया या फिर कार्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, ये सारे क्या है केमिकल्स होते हैं जो समटाइम्स क्या करते हैं हमारे मूड जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये हमारे जो भी जितने भी केमिकल्स है ये हमारे जो बिहेवियर को प्रूव करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं डायथीसिस स्ट्रेस थ्योरी। इसमें क्या बताया गया है कि जो भी आपका स्ट्रेस है ना, जीन प्लस एनवायरनमेंट, ये स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट और जीन ये दोनों मिलके क्या करते हैं आपके बिहेवियर को एबनॉर्मल करते हैं। क्योंकि अगर किसी के जीन्स में वो सारी चीजें हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर फैमिली से आ रहा है कि कुछ ऐसी कंडीशन की वजह से स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, ठीक है, की वजह से आ रहा है, उसके अलावा उसकी एनवायरनमेंट भी ऐसी है, उसकी वजह से क्या होगी ये दोनों चीजें उसके बिहेवियर को एबनॉर्मल करेंगी। तो क्या है कि डायथीसिस थ्योरी है उसमें यही है कि बिहेवियर आपका जो होता है एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट एक जीन ये दोनों मिलके जो चेंजेस करती है उसको हम क्या कहेंगे डायथीसिस स्ट्रेस थ्योरी में आ जाता है। ट्रेडिशंस आर द इन्फ्लुएंस जीन एंड एनवायरनमेंट, जो आपका ट्रेडिशन होता है वो इन्फ्लुएंस करता है आपकी एनवायरनमेंट को। उसके अलावा आपकी बात करते हैं कि हमने जो थ्योरी पढ़ी है उनमें जो हम फोकस चीजों को करते हैं उसमें मोस्टली हम किन चीजों को फोकस करते हैं। फर्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर्स। हम देखेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। The synapses of the neurons released chemical, special chemical is a neurotransmitter। So जो क्या है कि नर्व के सिनेप्सिस होते हैं वो एक स्पेशल केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम क्या कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक्साइटिंग्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमिशंस has been known the since 1920 but the evidence of their relations, जो एविडेंस जो इसका मिला था वो उसके बाद मिला था। ठीक है, फर्स्टली को एक न्यूरोट्रांसमीटर बताया गया था 1920 में। ठीक है, उसके बाद विथ द साइकोलॉजी डिसऑर्डर्स हैज बीन फाउंड एट द नाउ सिंस 1915 में जब साइकोलॉजिकली कोई डिसऑर्डर था तब उनको क्या था कि किस तरीके से फाउंड हो रहा है। द मोर देन 50 न्यूरोट्रांसमिशन जो एक्सिस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, जो क्या करते हैं मौजूद होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो ओवरऑल क्या है कि एक न्यूरोट्रांसमिशन एक स्पेशल केमिकल है जो ट्रांसमिट करता है जो भी सिग्नलिंग या फिर हम कह सकते हैं जो भी मैसेज होता है उसको ट्रांसमिट करता है। उसमें क्या आ जाता है कि वो किस तरीके से 50 डिफरेंट न्यूरोट्रांसमिशंस होते हैं जो क्या करते हैं डिफरेंट वो एग्जिट करते हैं और उसके अलावा वो रिस्पॉन्स करते हैं। बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से बिहेवियर चेंज होता है, थ्योरीज पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर एंडोक्राइन का क्या रोल होता है तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे दोज ग्लैंड्स फॉर द बॉडीज शो द केमिकल कम्युनिकेशन। वो ग्लैंड क्या करते हैं वो केमिकल ही कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से इन द सिस्टम्स दे सेट फॉर द डिफेक्टलेस ग्लैंड्स दैट
दैट सीक्रेट हार्मोन्स, और कुछ ऐसे जो ग्लैंड्स हैं, सारे ग्लैंड क्या करते हैं, वो सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स को, स्पेशली केमिकल्स एंड द ब्लड स्ट्रीम्स। और वो क्या है कि वो केमिकल को ट्रांसमिट करते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, केमिकल्स को वो एक प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स या फिर केमिकल्स, वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ओवरऑल बॉडी में चला जाता है। ठीक है, लो सिक्रेशंस ऑफ द थायराइड प्रोडक्शन एंजाइटी दैट सिम्टम्स सच एज इरिटेबिलिटी एंड टेंशन। अगर टेंशन इरिटेबिलिटी हो रही है तो वो क्यों हो रही है, मोस्टली हम देखते हैं जो थायराइड हार्मोन है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी वजह से एंजाइटी होगी, उसकी वजह से ओवरऑल उसको इरिटेबिलिटी होगी, टेंशन होगी। और उसके अलावा लो लेवल ऑफ पिट्यूटरी सिक्रेशंस प्रोड्यूसिंग डिप्रेशंस एंड सिम्टम्स फटिंग एंड एपेटाइट। जो भी क्या है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड लो सिक्रेशन हो गई है तो फिर उसमें क्या होगा, डिप्रेशन होगा उस पेशेंट को, अलावा उसके फटिंग सिम्टम्स भी नजर आते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स मे काज मेजर डिप्रेशन। अगर एबनॉर्मल हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं कभी ज्यादा, अगर हम बात करते हैं डोपामिन की या सेरोटोनिन हार्मोन्स की या फिर ऑक्सीडेशन हार्मोन्स जो हमारे जो स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, वो सारे हार्मोन्स बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कार्टिकोस्टेरॉइड्स होता है, स्ट्रेस हार्मोन हो रहा है प्रोड्यूस, तो वो क्या करता है, वो हमारे माइंड पे इफेक्ट करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स या फिर डिप्रेशन में वो पेशेंट चला जाता है। तो ये सारी काम होते हैं हार्मोन्स के जो हम पे इफेक्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हेरिडिटी की, तो उसमें क्या आ जाता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ द कंसेप्शंस व्हिच टेक प्ले ड्यू टू सर्टेन बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड प्रोसेस। के जो भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो कंसेप्ट हुआ है तो उसमें क्या है कि उसके जो भी रिजल्ट है वो क्या है कि वो एक सर्टेन बायोलॉजिकल कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसमें पैदाइशी आ जाते हैं। जिसमें अगर हम बात करते हैं हेरिडिटी मीन्स के जीन्स का उसमें चेंजेस होना या फिर एक जीन्स ट्रांसमिशन होना। उसके अलावा द चाइल्ड क्राई विथ द हिमसेल्फ सेवरल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल दैट आर द प्रेजेंट इन द पेरेंट। कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल यूनिकनेस आ जाती है जो क्या है कि उसके पेरेंट्स से उसको मिली हुई होती है। तो ये सारी चीजें क्या है कि एज अ हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, जो हमारी फैमिली से मिलता हो, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो, पेरेंट्स हो, तो उनसे जो चीजें हमें मिलती है जीन के थ्रू, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओवरऑल हेरिडिटी। चाहे वो फिजियोलॉजिकली हो या साइकोलॉजिकली हो, क्या है कि उसमें एक नई चीज एक एडॉप्ट हो जाती है, प्रेजेंट हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेरिडिटी। एंड इन द फेस इट इज द हेरिडिटी दैट आर डिटरमाइंड स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, हेयर एंड हाइट, फेशियल फीचर्स। जो भी हमारे फेशियल फीचर्स है या फिर हेयर है, कोई भी स्ट्रक्चरली हम कैसे हैं, उसके अलावा जितनी भी हमारी हाइट हो गई, वेट हो गया, ये सारी चीजें क्या है कि ये एक हेरिडिटी का काम होता है जो हमें अपनी फैमिली से या फिर हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जितनी भी जनरेशन है उनसे मिलती है। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं कि ये फीचर्स होते हैं, इनको हम देखते हैं। ठीक है, एक बच्चे में कौन कौन से फीचर्स उसकी हेरिडिटी से उसे मिले हुए हैं, चाहे वो डिजीज भी हो, वो भी एक हेरिडिटी से मिलती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी का IQ लेवल हो या फिर उसके जो एक हम बात करते हैं बिहेवियर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, तो बिहेवियर इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि वो भी आपके जो नेचर या फिर हेरिडिटी से वो भी चीजें सारी मिल जाती है। थस द डिफरेंट टाइप ऑफ द जीन्स हेल्प टू इन्फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। के कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं आपकी बॉडी को। तो ओवरऑल हेरिडिटी इस तरीके से एक चाइल्ड पे इफेक्ट करती है। उसके बाद बात करते हैं बेसिस ऑफ द जेनेटिक, कि कौन से बेसिस पे आपका जेनेटिक बनता है। तो सबसे पहले जीन्स बेस यूनिट ऑफ द हेरिडिटी आर कोड फॉर द स्पेसिफिक ट्रेट्स। अब बात करते हैं कि बेसिस ऑफ जेनेटिकल, उसमें किस तरीके से जीन जो बेसिस होता है जेनेटिकल बेसिस पे क्या क्या चीजें होती है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जीन्स बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी कोड फॉर द स्पेसिफिक जीन्स एक बेसिक यूनिट है हेरिडिटी का, जिसमें कोड्स होते हैं अलग अलग स्पेसिफिक जो ट्रेट्स हैं उनके। इसके अलावा लॉयर्स द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द जीन के, वो बताता है कि क्रोमोसोम में किसकी लोकेशन कहाँ पे है और किसकी कहाँ पे है, तो
वो लोयस बताता है। इसके अलावा क्रोमोसोम की बात करते हैं, इनलोंगेटेड सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो कंपोज्ड होता है डीएनए एंड प्रोटीन। दे आर द, ये क्या है कि एक कंपोज्ड होता है डीएनए और प्रोटीन से। और डीएनए इन द सेल्स, वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है? डीएनए सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ओवरऑल जो बेसिस ऑफ जेनेटिकल है तो उनमें जीन्स आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, लोयर्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट इज अ नॉट थिंग्स बट दे आर सम टोटल ऑफ द सराउंडिंग्स इन व्हिच इंडिविजुअल हैव अ लिव, के किस तरीके से वो अपनी जिंदगी जी रहा है, तरीके से उसका बिहेवियर है, लाइफस्टाइल क्या है, तो वो एक उसके सराउंडिंग से उसे मिलता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकली अगर एनी इंडिविजुअल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू दोज सिचुएशंस हैज अ फेस मूवमेंट एंड फर्टिलाइज्ड टेल दैट, वो क्या है कि पैदा होने से लेके और देर तक जितनी भी चीजें हैं वो सीखता है एक इंडिविजुअल, वो क्या है कि रिलेट करती है एनवायरनमेंट से, कि वो एनवायरनमेंट से ही का जो बिहेवियर हो गया, उसकी जो भी लाइफ स्टाइल, ये सारी कंडीशन क्या है कि वो एनवायरनमेंट से उसे मिलती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द बिहेवियर, के कौन सा रोल होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर में, कि हमारे जो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी से हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरीके से डेवलप होता है। द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ हेरिडिटी एंड, जो एक इंडिविजुअल है वो क्या है कि उसका एक हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी एंड प्रोडक्ट ऑफ द बोथ, उसमें एनवायरनमेंट भी आ जाती है और हेरिडिटी भी आ जाती है। इन दोनों से मिलके एक जो एक इंडिविजुअल है उसकी पर्सनैलिटी होती है। उसके बाद इन द सम केसेस हेरिडिटी में ओवर पावर्स डेवलपमेंट्स एंड द सर्टेन अदर केसेस एनवायरनमेंट में वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ओवर पावर होती है, जो हेरिडिटी से हमें मिली हुई होती है। उसके अलावा एनवायरनमेंट क्या करती है, जो भी हमारी डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ होती है उसको स्ट्रॉन्ग करती है और इन्फ्लुएंस करती है। इट इज बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इंडिविजुअल डिफरेंस इन द फिजिकल, जो भी के फिजिकल कैरेक्टर है, क्योंकि हर कोई अलग अलग है, तो उसकी क्या है कि फिजिकली अगर हम देखते हैं तो या फिर अगर उसका बिहेवियर देखते हैं, कैरेक्टर देखते हैं, वो डिफरेंस होते हैं। दे आर कैरेक्टर ऑफ द अदर पर्सनैलिटी, जो भी ट्रेड्स हैं अदर पर्सनैलिटी, उनसे क्या है कि डिफरेंस होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल उसके जो साइकोलॉजिकली अगर बात करते हैं, हेरिडिटी बात करते हैं, सबको अलग अलग मिली हुई होती है। उसके बाद अगर बात कर रहे हैं कि यहाँ पे चिल्ड्रेन्स डेवलप रिप्रेजेंटेड द इंटरेक्शन ऑफ द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, के किस तरीके से डेवलपमेंट होती है एक बच्चे की उसकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से। अगर हम बात करते हैं कि उसकी जो टॉकिंग पावर है, उसकी जो मेंटल ग्रोथ है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि वो किस तरीके से एनवायरनमेंट और उसकी जो हेरिडिटी है दोनों मिलके उसको कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हेरिडिटी डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ द चिल्ड्रन, जो भी उसमें एक पोटेंशियल होता है किसी चीज को करने के लिए, एबिलिटीज होती हैं, वो क्या है कि वो डिटरमाइन करती है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट। और क्या है कि हेरिडिटी से वो चीज मिल गई है, उसमें कोई भी ऐसे कैरेक्टर आ गए हैं, पोटेंशियल आ गया है, तो एनवायरनमेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, उसको बढ़ाती है, उसकी पोटेंशियल को एंड अचीव को बढ़ाती है। तो उसको हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी ये दोनों क्या है कि डेवलपमेंट पे किस तरीके से इफेक्ट करती है और किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है डेवलपमेंट को और उसके बिहेवियर को। उसके अलावा हम बात करते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बोथ ये क्या करती है, अपनी अपनी शेयरिंग करती है उस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, एक अच्छा बिहेवियर करवाने में। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की फैमिली से आईक्यू लेवल अच्छा है तो फिर क्या है कि एक आईक्यू लेवल फैमिली से आ गया, उसके अलावा वो ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहा है जिससे उसकी डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है, तो ये दोनों क्या है चीजें इफेक्ट करती है एक बॉन्ड पे। ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑल इनबॉर्न ट्रेड्स दे आर, जो भी इनबॉर्न ट्रेड्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, ये सारे क्या है कि उसके इमोशंस जो मिले हुए होते हैं हेरिडिटी से और कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस करे बढ़ाते हैं। इसके बाद बात करते हैं एनवायरनमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट क्या है कि एक रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल टायर्ड, जितने भी फिजिकल या मेंटल जितने भी प्रोसेस होते हैं, चेंजेस होती है, वो आपको एनवायरनमेंट से मिलती है। उसके अलावा टू फेस फोर्स हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज नॉट अपोजिट दे ईच अदर्स, क्या करते हैं
वो अपोज एक दूसरे के नहीं होते हैं, वो क्या है एक दूसरे से मिलके एक नई उसको एक नई डेवलपमेंट देते हैं, नई उसकी जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसमें हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का रोल प्ले हो जाता है, तब एक नई तरीके से उसका बिहेवियर हमें जो दिखाई देता है उसको हम क्या कहेंगे, बिहेवियर चेंजेस, ठीक है, बिहेवियर इन्फ्लुएंस। और उसके अलावा बात करते हैं द हेरिडिटी इज द रॉ मटेरियल ऑफ व्हिच दे ऑब्जेक्ट एंड प्रिपेयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट के क्या है कि जो हेरिडिटी है वो एक रॉ मटेरियल है जो प्रिपेयर करता है हमें कहाँ इसके लिए, इन्वायरमेंट में किस तरीके से इन्वायरमेंटल टेक्निक्स कौन सी होती है, उस मटेरियल अदर मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कि किस तरीके से जो इन्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसको हमें एक अच्छे तरीके से जानने के लिए हमें क्या है कि एक हेरिडिटी का रॉ मटेरियल और उसके अलावा द हेरिडिटी जो रॉ मटेरियल होता है या फिर ऑब्जेक्टिव होता है वो हमें प्रिपेयर करता है एंड द environment in the techniques and other material for the manufacturing। और उसके अलावा जो environment से हमें other factors मिलते हैं वो क्या करते हैं, हमें एक नया बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए वो काम आता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं टू इंडिविजुअल सेम हेरिडिटी एंड डिफरेंस डिस्क्रिमिनेट एनवायरनमेंट, अगर दो बच्चे हैं कि हेरिडिटी तो सेम है, ठीक है, बट एनवायरनमेंट चेंज है तो उसमें और दोनों में क्या है कि वो दोनों में चेंजेस आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि उसकी एनवायरनमेंट भी उस पे इफेक्ट करती है। अगेन टू इंडिविजुअल डिफरेंस हेरिडिटी को प्रॉपरली डिफरेंस जो भी डिफरेंस होते हैं आइडेंटिफाई एनवायरनमेंट, सो वी आर प्रेडिक्ट दैट वी चेंज आइदर दैट, क्या है कि उसमें हमें एक प्रिडिक्ट हम करते हैं, हमें पता चलता है कि ये एक क्या है कि अगर हेरिडिटी सेम होने से कुछ नहीं है, अगर एनवायरनमेंट दोनों का चेंज है तो वो भी क्या है कि वो भी इफेक्ट करता है उसकी मेंटल ग्रोथ पे, ओवरऑल उसकी जो भी बिहेवियर होता है, परसेप्शन होती है, उस पे इफेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं स्टडीज ट्विन्स के, किस तरीके से हम एक ट्विन है उनकी स्टडी करते हैं, तो उसमें क्या है कंपेयर करते हैं सिमिलरिटी बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्विन्स। अगर दो डिफरेंट टाइप्स के ट्विन्स है तो उनमें कंपेरिजन हम किस तरीके से करते हैं, डिटरमाइन जेनेटिक बेस एंड स्पेसिफिक ट्रेड्स, कि उसमें जेनेटिकल बेस पे कौन से स्पेसिफिक ट्रेड्स होते हैं उनको हम किस तरीके से देखते हैं, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, जिसमें क्या है कि आल्सो कॉल्ड इज आइडेंटिफाई ट्विन्स होते हैं आर दे आर रिजल्ट फॉर द वन जाइगोट, एक जाइगोट से दो डिफरेंट ट्विन्स बनने हैं तो उसको हम कहेंगे मोनोजाइगोटिक इंडिविजुअल्स इनटू टू each having they are same chromosomes, उनमें दोनों में क्या है कि सेम क्रोमोसोम होंगे और उसके अलावा उसके जो जीन होंगे वो सेम क्रोमोसोम एंड जीन दे आर कंटेन, जितने जीन और क्रोमोसोम उनमें दोनों में सेम होंगे। उसके अलावा डायजाइगोटिक की बात कर रहे हैं, उसमें दे आर समटाइम्स कॉल्ड आर फरामेंटल्स एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स, उसमें क्या है कि दोनों अलग अलग होते हैं, नॉन आइडेंटिकल होते हैं। उसका रिजल्ट क्या आता है कि दो सेपरेट फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, था मोनोजाइगोटिक था, तो यहाँ पे क्या है डायजाइगोटिक है, यहाँ पे दो अलग अलग क्या है सेपरेट फर्टिलाइज एग होते हैं जिनकी वजह से दे रिलेट टू द अदर पेयर्स ऑफ द सिबलिंग्स। उसमें क्या आ जाता है, अदर पेयर ऑफ सिबलिंग्स मींस के एक मेल या अलग अलग हो जाते हैं। वहां पे मोनोजाइगोटिक के या मेल हो तो एक मेल ही होना चाहिए या तो फीमेल हो तो दोनों फीमेल होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है कि दो आइडेंटिकल जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स और फीमेल, दो चीजें आ जाती है। और उसके बाद बात करते हैं बिहेवियर जेनेटिक्स, इसमें क्या आ जाता है, एक आइडेंटिकल ट्विन्स आ जाते हैं और एक इंटरनल ट्विन्स आ जाते हैं, जिनमें अगर हम बात करते हैं डिफरेंस तो वहां पे क्या होता है कि आइडेंटिकल में सिंगल जाइगोट होता है, वो फर्टिलाइज होता है एग और स्प्रेड होता है दो, वो क्या करते हैं जेनेटिकली दो चीजों में चेंज हो जाता है। अगर यहाँ की बात करें तो डायजाइगोटिक दो ही इसमें क्या होते हैं, एग्स होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि स्प्रेड फॉर द जाइगोट एंड जनरली नॉट क्लोजर देन दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। इसमें क्या है कि दो अलग अलग जेंडर बन जाते हैं। अगर ट्विन्स है जिसमें मोनोजाइगोटिक या फिर आइडेंटिकल ट्विन्स है तो उसमें क्या होता है, एक ही उसमें हम बात करते हैं जाइगोट होता है। वहां पे अगर हम बात कर रहे हैं तो दो डिफरेंट जाइगोट होते हैं, उनकी वजह से दो डिफरेंट फीचर्स बनते हैं, एक मेल का एक फीमेल का।
और उसके अलावा बात करते हैं हाउ डू आर योर लाइफ एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस योर जेनेटिकल के कौन से आपके लाइफ के एक्सपीरियंस है, किस तरीके से वो एक्सपीरियंस आपकी जो जेनेटिक्स हैं उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या होता है कि कोई चीज़ें ऐसी होती है जो आपको इन्वायरमेंट में मिली हुई होती है, ठीक है, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें वो चीज़ें आ जाती है, भले आपकी हेरिडिटी में ना हो तो वो भी चीज़ें आना, तो इसमें हम कह सकते हैं कि आपकी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उनसे आपको जो चीज़ें मिलती है, आपके लाइफ स्टाइल से जो चीज़ें मिलती हैं, एनवायरनमेंट से जो चीज़ें मिलती है, तो वो क्या है इन्फ्लुएंस करती है, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें वो चीज़ें आ जाती है। उसके अलावा जिस तरह से हम इस डायग्राम को देख रहे हैं कि जो भी आइडेंटिकल ट्विन्स हैं उनमें कौन कौन से डिफरेंस आ रहे हैं, उसके अलावा कितने कितने उसमें चेंजेस है, और उसके अलावा डाइट के हिसाब से जो भी चेंजेस आती हैं वो क्या है कि वो इन्फ्लुएंस करती है, जो नेक्स्ट जनरेशन हो तो उसको इफेक्ट करती है। तो ओवरऑल यहाँ पे लाइफ स्टाइल बहुत ही मैटर करता है। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर। ये आज का हमारा जो पूरा यूनिट कंप्लीट हुआ है, ये बिहेवियर साइकोलॉजी का सेकंड यूनिट, जिसमें हमने ओवरऑल जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है उनको हमने अपने एक एक ऑब्जेक्टिव को अच्छे